नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया महसूस करती है कि भारत पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ रहा है और विश्व कल्याण के उद्देश्य को पूरा कर रहा है। पुणे में जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के G2Connect वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। वित्त मंत्रालय ने आज 14 राज्यों को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की राजस्व घाटा अनुदान की दूसरी मासिक किस्त जारी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, रिकॉर्ड निर्यात और जीएसटी संग्रह भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार को दर्शाते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने नई दिल्ली में इटली के विदेश मंत्री लुइगी डी मायो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5 राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों का उद्घाटन किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत कोविड रोधी टीके सभी को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने कहा, सागरमाला परियोजना के अंतर्गत 5.5 लाख करोड़ रुपए की 802 योजनाओं को वर्ष 2035 तक कार्यान्वित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत में अधिक कोविड मौत के अनुमानों पर सवाल उठाया। भोपाल में हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय प्रतियोगिता के पहले दिन कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और दिल्ली ने जीत दर्ज की और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। समाचार संध्या में मुनीश शर्मा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज सारी दुनिया महसूस करती है कि भारत पूरी क्षमता से आगे बढ़ रहा है और विश्व कल्याण के उद्देश्य को भी पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय दृष्टिकोण स्पष्ट है और आत्मनिर्भर भारत हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने पुणे में जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के G2Connect वैश्विक शिखर सम्मेलन का वर्चुअली उद्घाटन करते हुए ये बात कही। आत्मनिर्भर भारत हमारा रास्ता भी है और हमारा संकल्प भी है, और ये किसी सरकार का नहीं, 130 करोड़ देशवासियों का है। बीते सालों में हमने इसके लिए हर जरूरी कदम उठाए, माहौल को सकारात्मक बनाने के लिए निरंतर परिश्रम किया है। देश में बन रहे सही वातावरण का सदुपयोग कर संकल्पों की सिद्धि की कमान अब आप जैसे मेरे साथियों पर है, G2 के सदस्यों पर है। प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार के ई-मार्केट जेम पोर्टल पर अब तक 40 लाख से अधिक विक्रेता जुड़ चुके हैं। जब से गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल अस्तित्व में आया है, सारी खरीद एक प्लेटफॉर्म पर सबके सामने होती है। अब दूर दराज के गांव के लोग, छोटे दुकानदार और सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह सीधे सरकार को अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। आज जेम पोर्टल पर 40 लाख से अधिक सेलर्स जुड़ चुके हैं जिनको अपना प्रोडक्ट बेचना है। ऐसे 40 लाख लोग उस पर रजिस्ट्री करवा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए भारत की समृद्धि सभी को एक साथ जोड़ती है। उन्होंने कहा कि इस शिखर सम्मेलन का विषय टुगेदर टुवर्ड्स टुमारो आज के परिदृश्य में बहुत अधिक सार्थक है। श्री मोदी ने जैन समुदाय के युवाओं और G2Connect की सराहना की और उनसे लोकल के लिए वोकल की नीति अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यही स्थानीय निर्माताओं और कुशल कामगारों पर विश्वास जताने तथा उन्हें हमारे दैनिक जीवन की जरूरतों के उत्पादों के निर्माण के लिए सशक्त बनाने का सही मंच है। अंग्रेजी के अर्थ यानी पृथ्वी शब्द का मतलब समझाते हुए श्री मोदी ने कहा कि लोगों को हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने के तरीकों पर चर्चा करनी चाहिए। ई यानी एनवायरमेंट की समृद्धि जिसमें हो, ऐसी प्रैक्टिस को आप प्रोत्साहित करें।
ए यानी एग्रीकल्चर को अधिक लाभकारी बनाने के लिए जीरो कॉस्ट बजटिंग वाली फार्मिंग टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में मेरे जीतों के नौजवान आगे आए। आर यानी रिसाइकलिंग पर, सर्कुलर इकोनॉमी पर बल दें। टी यानी टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ले जाएं। एच यानी हेल्थ केयर। देश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज जैसी व्यवस्थाओं के लिए बहुत बड़ा काम सरकार आज कर रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रिकॉर्ड निर्यात और जीएसटी संग्रह भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार को दर्शाता है। श्री गोयल ने कहा कि देश का कुल निर्यात $675 अरब के अभी तक के उच्च स्तर पर है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने 1,68,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह हुआ। एक कार्यक्रम में वाणिज्य मंत्री ने कहा कि निर्यात के रुझान से पता चलता है कि देश धीरे धीरे एक उच्च स्तरीय और उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण की अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि सागरमाला परियोजना के अंतर्गत 5,50,000 करोड़ रुपए की 802 योजनाओं को वर्ष 2035 तक कार्यान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि 99,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 202 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति ने नई दिल्ली में आज सागरमाला कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के बाद श्री सोनोवाल ने कहा कि सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत 45,000 करोड़ रुपए की 29 परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। 51,000 करोड़ रुपए की 32 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं फिलहाल कार्यान्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की 200 से अधिक परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। श्री सोनोवाल ने इन परियोजनाओं के 2 साल में पूरा होने की आशा व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने आज 14 राज्यों को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व घाटा अनुदान की दूसरी मासिक किस्त जारी की। इसके साथ ही राज्यों को जारी की गई कुल राशि 14,366 करोड़ रुपए हो गई है। ये अनुदान 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी किया गया है। वित्त आयोग ने इस वित्तीय वर्ष के लिए इन राज्यों को 86,201 करोड़ रुपए के कुल राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत कोविड रोधी टीकों को सस्ता बनाने और सभी को उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंच के हितधारकों की 7वीं वार्षिक बैठक में जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन में हमेशा समानता के सिद्धांत का पक्षधर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर कोविड के टीकों, निदान और दवाओं को ट्रिप्स की कड़ी शर्तों से मुक्त रखने का प्रस्ताव रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि भारत का वैज्ञानिक समुदाय दवा निर्माता उद्योग के सहयोग से विश्व का पहला डीएनए आधारित टीका बनाने सहित सुरक्षित, प्रभावी और सस्ते टीके विकसित करने में भी सफल रहा है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 189 करोड़ 81 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 3,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि लगभग 3,500 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज दीमापुर में पूर्वोत्तर क्षेत्र के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के 5 केंद्रों का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से किया। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत ने देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप नवाचार अनुकूल तंत्र के तौर पर सक्षम बनाया है।
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि उन्हें पूरे पश्चिम बंगाल राज्य से राजनैतिक हिंसा और बदला लेने के लिए किए जा रहे हमलों की खबरें मिल रही हैं। गृहमंत्री ने आज उत्तरी कोलकाता के काशीपुर इलाके में रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अर्जुन चौरसिया के घर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में विरोधियों की आवाज को लगातार दबाया जा रहा है। बंगाल के अंदर विरोधियों की आवाज को कुचल देना, हिंसा और हत्याओं से डराने का प्रयास करना, पहले कम्युनिस्ट शासन में और अब उससे बढ़ चढ़कर तृणमूल कांग्रेस के शासन में हुआ है। मैं पीड़ित परिवार से मिला हूं। पीड़ित परिवार की चौरसिया की दादी को भी नहीं बख्शा गया, उनको भी मारा गया। उनके कहने के हिसाब से जोर जबरदस्ती चौरसिया के मृतदेह को परिवार से छीना गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अदालत के सामने गए हैं कि इसका वीडियोग्राफी के साथ पैनल पोस्टमार्टम हो और इसकी जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। गृह मंत्रालय ने अर्जुन चौरसिया की रहस्यमय हालात में हुई मौत पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। भारतीय जनता पार्टी नेता तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस पर अपहरण का मामला दर्ज किया है। पंजाब पुलिस ने आज सवेरे भड़काऊ बयान देने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में श्री बग्गा को दिल्ली में उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इस बीच भाजपा ने गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए कहा है कि इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। पार्टी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर पंजाब पुलिस का दुरुपयोग करके प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि श्री बग्गा की गिरफ्तारी के दौरान उनके पिता के साथ मारपीट की गई। पुलिस कानून के दायरे से बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। अरविंद केजरीवाल का चेहरा बेनकाब हो रहा है और होगा, और ये घिनौना चेहरा आज उसका आपके सामने आया। किस तरह आज सिख स्टेट के मुख्यमंत्री एक सिख को उसकी बिना दस्तार के नंगे सिर बेइज्जत करते, जलील करते ले जा रहे हैं। क्यों? बग्गा को। क्योंकि लूट कसूट जो अरविंद केजरीवाल कर रहा है, उस लूट कसूट को एक्सपोज करते आए हैं, करते रहेंगे। किसी भी सूरत के अंदर पंजाब पुलिस ने जो इलीगल काम किया है वो नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। उधर आम आदमी पार्टी ने पंजाब पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में एक बार फिर आपका स्वागत है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया महसूस करती है कि भारत पूरी क्षमता से आगे बढ़ रहा है और विश्व कल्याण के उद्देश्य को पूरा कर रहा है। पुणे में जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के जीटो कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया। वित्त मंत्रालय ने आज 14 राज्यों को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की राजस्व घाटा अनुदान की दूसरी मासिक किस्त जारी कर दी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है, रिकॉर्ड निर्यात और जीएसटी संग्रह भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार को दर्शाते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में इटली के विदेश मंत्री लुइगी डी माओ के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5 राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों का उद्घाटन किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत कोविड रोधी टीके सभी को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने को है प्रतिबद्ध। सरकार ने कहा, सागरमाला परियोजना के तहत 5.5 लाख करोड़ रुपए की 802 योजनाओं को वर्ष 2035 तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत में अधिक कोविड मौतों के अनुमानों पर उठाए सवाल।
भोपाल में हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय प्रतियोगिता के पहले दिन कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और दिल्ली ने जीत दर्ज की और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में इटली के विदेश मंत्री लुइगी डी माओ के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। उन्होंने नवंबर 2020 में वर्चुअल शिखर बैठक में अपनाई गई कार्य योजना के कार्यान्वयन की प्रगति और द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। हाल के भू राजनीतिक घटनाक्रम के संदर्भ में उन्होंने यूक्रेन, अफगानिस्तान और हिंद प्रशांत सहित आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री माओ ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ भी बैठकें की। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव ने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत में अधिक कोविड मृत्यु दर के अनुमानों पर आपत्ति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जब कोविड से रोगियों की मृत्यु हो रही थी, तब विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित किसी के पास भी इन मौतों की परिभाषा नहीं थी। उन्होंने कहा कि कोविड से हुई मृत्यु को परिभाषित करने के लिए परिषद ने सभी आंकड़ों का विश्लेषण किया। डॉक्टर भार्गव ने कहा कि विश्लेषण के बाद ये निष्कर्ष निकला कि कोविड संक्रमण के बाद हुई 95% मृत्यु पहले 4 सप्ताह में हुई थी। इसलिए कोविड से हुई मृत्यु को परिभाषित करने के लिए 30 दिन का समय रखा गया था। श्री भार्गव ने कहा कि वर्तमान में कोविड से संक्रमित व्यक्ति के संक्रमण के बाद 2 सप्ताह में मृत्यु हो जाती है तो उसे कोविड से हुई मृत्यु कहा जा सकता है। उन्होंने सवाल किया कि यदि कोई संक्रमित व्यक्ति संक्रमण के 2 महीने या 6 महीने के बाद मरता है तो क्या इसे कोविड से हुई मृत्यु कहा जा सकता है? केंद्र सरकार ने कोविड से संबंधित अधिक मृत्यु दर के अनुमानों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के गणितीय मॉडल के उपयोग पर कड़ी आपत्ति जताई। भारतीय जनता पार्टी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों का हवाला देकर सरकार पर उठाए सवालों के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर देश को नीचा दिखाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। श्री पात्रा ने कहा, मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो डेवलप्ड नेशन है उनसे भी बढ़कर के भारतवर्ष ने ये युद्ध लड़ा है कोरोना के खिलाफ। वैक्सीनेशन ड्राइव को देखिए तो एक इतिहास भारत आज रचता हुआ नजर आ रहा है। दुखद है कि WHO को आंकड़ों को लेकर राहुल गांधी वॉज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया टू ट्वीट। उन्होंने राजनीति की है। राहुल गांधी जी कहते हैं साइंस डजंट लाई, मोदी डज। मोदी जी को नीचा दिखाने का ये जो प्रयास राहुल गांधी का है, ये कोई आज का नहीं है। राहुल गांधी ने समय समय पर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पे आक्रमण करते हुए भारत को नीचा दिखाया है। ये बहुत ही दुखद है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों में से एक की पहचान हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी गुट से जुड़े अशरफ मौलवी के रूप में हुई है। पिछले कुछ अर्से से बहुत ही कुख्यात आतंकी अशरफ मौलवी करके जो अनंतनाग का रहने वाला है उसकी तलाश थी, क्योंकि बहुत सारी इनोसेंट किलिंग्स के अंदर इसका ग्रुप शामिल था। इसी सिलसिले में पुलिस एक केस की तफ्तीश में काफी लोगों को उठा के आगे बढ़ रही थी और इसकी एक हाइडआउट का पता चला जिसके ऊपर रात को रेड की गई और उस रेड के बाद वहां पर एनकाउंटर शुरू हुआ जो अभी तक चल रहा था। इसमें 3 आतंकी मारे गए हैं। ये अशरफ मौलवी जो सबसे बड़ा टॉप कमांडर है, टॉप 10 के वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में उसका नाम है और उसके 2 साथी जो बहुत ही खूंखार और दोनों ही बिजबिहाड़ा के एरिया अनंतनाग के रहने वाले हैं और दोनों ही बहुत सारी टेररिज्म की कार्रवाई और सिविलियन किलिंग्स के अंदर शामिल थे। ये पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए बहुत बड़ी कामयाबी की बात है और लोगों के लिए एक राहत की बात है। कश्मीरी पंडित, गुज्जर और बकरवाल समुदायों तथा पाक अधिकृत कश्मीर के शरणार्थियों ने परिसीमन आयोग की सिफारिशों का स्वागत किया है। गुज्जर नेता चौधरी मुश्ताक इनकलाबी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में गुज्जर और बकरवाल समुदाय के लिए 8 सीटें आरक्षित करने के कदम की सराहना की है। पाक अधिकृत कश्मीर के शरणार्थियों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष राजीव चुन्नी ने भी परिसीमन आयोग की सिफारिशों का स्वागत किया है।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज स्पॉटलाइट कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर एक नई सुबह जन भागीदारी की बयार विषय पर एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ये विशेष श्रृंखला जम्मू कश्मीर एक नई सुबह की दूसरी कड़ी है। ये विशेष कार्यक्रम रात 9:15 पर एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इस संग्राम की एक झलक। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। आज हम शहीद शक्तिदान को याद करते हैं। उनका जन्म 6 मई 1824 को जोधपुर में हुआ था। वो असब के जागीरदार के छोटे भाई थे। उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया। शक्तिदान अन्य जागीरदारों के साथ ब्रिटिश भारतीय सेना के विद्रोही सैनिकों में शामिल हो गए। विद्रोहियों ने आउवा में सितंबर 1857 में और फिर जनवरी 1858 में ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ब्रिटिश सेना ने आउवा किले पर कब्जा कर लिया और शक्तिदान को पकड़ लिया। नजरबंदी के दौरान ही शक्तिदान की मृत्यु हो गई। इस वीर शहीद को आकाशवाणी का नमन। आज हम मोतीलाल नेहरू को याद करते हैं, जिनका जन्म 6 मई 1861 को हुआ था। पेशे से वकील मोतीलाल नेहरू सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते थे। उन्होंने 1907 में इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस के एक प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। 1916 में एनी बेसेंट द्वारा शुरू किए गए होम रूल आंदोलन में भी मोतीलाल नेहरू सक्रिय रूप से शामिल रहे। पायनियर अखबार ने उन्हें होम रूल लीग के ब्रिगेडियर जनरल की उपाधि से सम्मानित किया था। मोतीलाल नेहरू ने 1919 में एक दैनिक समाचार पत्र द इंडिपेंडेंट भी शुरू किया था। उन्होंने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर वकालत छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। बाद में मोतीलाल नेहरू ने CR दास के साथ स्वराज पार्टी का गठन किया। इसे कांग्रेस की राजनीतिक शाखा के रूप में देखा गया। साइमन कमीशन के गठन के जवाब में मोतीलाल नेहरू ने 1928 में एक समिति की अध्यक्षता की, जिसने नेहरू रिपोर्ट तैयार की। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही उन्होंने अपने निवास आनंद भवन को कांग्रेस पार्टी को मुख्यालय के रूप में उपयोग करने की अनुमति दे दी। अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद मोतीलाल नेहरू गांधी जी के नमक सत्याग्रह का समर्थन करने के लिए गुजरात गए। उन्हें कुछ महीनों के लिए जेल में डाल दिया गया था, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके कुछ महीने बाद 6 फरवरी 1931 को मोतीलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। आकाशवाणी समाचार महान राष्ट्रवादी नेता मोतीलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। हम प्रसिद्ध वकील और स्वाधीनता सेनानी भूला भाई देसाई को भी याद करते हैं, जिनका 6 मई 1946 को निधन हो गया था। गुजरात के वलसाड में जन्मे भूला भाई ने अपनी शिक्षा मुंबई से पूरी की। एक सफल वकील भूला भाई लोगों को स्वराज के बारे में शिक्षित करने के लिए एनी बेसेंट की अखिल भारतीय होम रूल लीग में शामिल हो गए थे। उन्होंने 1928 में बारडोली सत्याग्रह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई जांच में गुजरात के किसानों का प्रतिनिधित्व किया। इसी दौरान भूला भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संपर्क में आए।
बाद में उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के उद्देश्य से स्वदेशी सभा का गठन किया। सभा को अवैध घोषित कर दिया गया और 1932 में भूला भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। नवंबर 1934 में वे गुजरात से सेंट्रल असेंबली के लिए चुने गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब अधिकांश कांग्रेसी नेता जेल में थे, भूला भाई ने मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली के साथ देसाई लियाकत समझौता किया, लेकिन ये समझौता विफल रहा। जब इंडियन नेशनल आर्मी के पकड़े गए सैनिकों शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, तो कांग्रेस ने भूला भाई देसाई सहित 17 अधिवक्ताओं की एक समिति बनाई। भूला भाई बचाव पक्ष के प्रमुख वकील थे। खराब स्वास्थ्य के बावजूद भूला भाई ने आरोपित सैनिकों के बचाव में जोरदार और भावुक तर्क दिए। भूला भाई देसाई का 6 मई 1946 को निधन हो गया। मुंबई में स्थापित भूला भाई स्मृति संस्थान देश के प्रति उनके योगदान की याद दिलाता है। आकाशवाणी समाचार महान राष्ट्रवादी नेता भूला भाई देसाई को नमन करता है। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार की संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने कथित अवैध खनन से जुड़े एक मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी पूजा सिंघल के निकट संबंधियों के खिलाफ छापे मारे हैं। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के स्वामित्व वाला एक निजी अस्पताल और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जांच के घेरे में है, जहां से 17 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 867 अंक गिरकर 54,836 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 271 अंक कम होकर 16,411 पर आ गया। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और दिल्ली ने भोपाल में 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के पहले दिन अपने मुकाबले जीत लिए हैं। पहले मैच में कर्नाटक ने अरुणाचल को 10-0 से हराया, जबकि उत्तर प्रदेश ने गोवा पर 8-0 से और दिल्ली ने गुजरात पर 13-0 से विजय हासिल की। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और ताजा समाचार मिलने तक मुंबई इंडियंस ने 10 ओवर में 1 विकेट पर 97 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया महसूस करती है कि भारत पूरी क्षमता से आगे बढ़ रहा है और विश्व कल्याण के उद्देश्य को पूरा कर रहा है। पुणे में जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के जीतो कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। वित्त मंत्रालय ने आज 14 राज्यों को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की राजस्व घाटा अनुदान की दूसरी मासिक किस्त जारी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, रिकॉर्ड निर्यात और जीएसटी संग्रह भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार को दर्शाते हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में इटली के विदेश मंत्री लुइगी डी मायो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5 राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों का उद्घाटन किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत कोविड रोधी टीके सभी को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने कहा, सागरमाला परियोजना के अंतर्गत 5.5 लाख करोड़ रुपए की 802 योजनाओं को वर्ष 2035 तक कार्यान्वित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत में अधिक कोविड मौत के अनुमानों पर सवाल उठाया। भोपाल में हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय प्रतियोगिता के पहले दिन कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और दिल्ली ने जीत दर्ज की और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।